अध्याय 29। भाषा बदलो शरीर की। किसी भी व्यवसाय में लोगों से संबंध रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप में दूसरों को प्रभावित करने के गुण अवश्य होने चाहिए। आपके पास वह दृष्टि होनी चाहिए जिससे आप दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण समझ सकें, उसे सहज वातावरण दे और उसे यह आभास होने दे कि वह आपके साथ वार्ता करके सही कदम उठा रहा है। यदि आप व्यवसायी हैं, किसी नेटवर्क से जुड़े हैं अथवा कोई दुकानदार, खरीदार, बेचने वाले, मालिक, नौकर, स्त्री या पुरुष हैं, तो कुछ बातों को सीखना या कुछ बातों की जानकारी प्राप्त करना आपके लिए लाभकारी होगा। कुछ नियम हैं जिनसे सभी को परिचित होना चाहिए। पहला नियम, निम्न 3 तरह के लोग ही आम तौर से देखने में आते हैं। 1. धन गंवाने वाले। 2. धन लगाने वाले। 3. धन कमाने वाले। धन गंवाने के लिए कोई अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। कोई भी बुरी आदत या व्यसन आपके धन को गंवाने हेतु पर्याप्त होगा। किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीदने में धन लगाया जा सकता है। इसके लिए योजनाओं की कोई कमी नहीं है, किंतु धन कमाने के लिए स्वच्छ मस्तिष्क की आवश्यकता है। व्यक्ति को यह अवश्य देखना चाहिए कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। उसे अपनी योजना सूझबूझ और भविष्य के प्रति पैनी दृष्टि रखकर बनानी चाहिए। प्रत्येक विवरण का निकट से परीक्षण करना चाहिए और व्यापार का अंतर्बाह्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उस समय तक व्यापार आदि में सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास ऐसा मस्तिष्क न हो जो योजनाओं की रूपरेखा बनाए और तर्क करे, जिससे कि योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उसे मार्गदर्शन मिले। वस्तुतः किसी को कितना ही उदारतापूर्वक तीक्ष्ण बुद्धि का वरदान मिला हुआ हो, किंतु यदि उसका मस्तिष्क सुलझा हुआ नहीं है और निर्णय करने की उसकी बुद्धि कुंठित है, तो उसके लिए सफलतापूर्वक व्यापार को जारी रखना असंभव होगा। जब धन को बिखेरने की प्रवृत्ति किसी मस्तिष्क पर अधिकार कर लेती है, तो जिसे यह ज्ञान नहीं होता कि 1 रुपए की कीमत क्या है, तब उसकी यह प्रवृत्ति अतुलनीय धन संपत्ति को भी उसी तरह नष्ट कर देती है जैसे एक छोटी सी चिंगारी सारे जंगल को जलाकर खाक कर डालती है। इसलिए धन गंवाने के लिए नहीं, अपितु धन कमाने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। आप जिस व्यक्ति से भी मिलें, उसे आपके शरीर के संकेत से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसके लाभ के लिए नहीं, बल्कि हानि के लिए आए हैं। यदि ऐसा कुछ प्रतीत होता है, तो आपको अपने शरीर में परिवर्तन लाना होगा और बदलना होगा अपने शरीर की भाषा को। इसके साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक और शक्तिप्रद बनाना होगा। दूसरा नियम, समृद्धि की छत निम्न 8 स्तंभों पर खड़ी है। 1. शक्ति। 2. मितव्ययता। 3. सत्यनिष्ठा। 4. कर्म व्यवस्था। 5. सहानुभूति। 6. सच्चाई। 7. निष्पक्षता। 8. आत्मविश्वास। उपर्युक्त सिद्धांतों के निर्दोष व्यवहार पर जो व्यापार आधारित होगा, वह इतना दृढ़ और स्थायी होगा कि उसे कोई जीत न सकेगा। कोई चीज उसे हानि न पहुंचा सकेगी, कोई चीज उसकी समृद्धि दृष्टिविहीन न कर सकेगी अथवा उसे भूमिसात न कर सकेगी। जब तक इन सिद्धांतों का पालन किया जाता रहेगा, उसकी सफलता निश्चित रहेगी। इसके विपरीत यदि व्यापार में इन सिद्धांतों का पालन न किया जाएगा, तो किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करना असंभव होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सम्मुख आता है जिसके मन और जीवन में उपर्युक्त सिद्धांतों का अभाव है, तो उसे किसी व्यापारिक संस्था का अध्यक्ष या किसी संगठन का सूत्रधार या जीवन के किसी भाग में उत्तरदायी या नियंत्रणकर्ता का पद प्रदान नहीं किया जा सकता। यह सच्चाई है कि वांछित नैतिकता और बुद्धि के अभाव की स्थिति में कोई व्यक्ति किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग उपर्युक्त सिद्धांतों पर अमल करते हैं, वे नेता, शिक्षक और पथ प्रदर्शक तथा मानव समाज के स्तंभ बनते हैं और मानवीय विकास के प्रबल प्रेरक सिद्ध होते हैं।
यदि कोई व्यक्ति गूंगा या बहरा है तथापि उच्च व्यापारी है और आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो शरीर की भाषा का ज्ञान आपके बहुत काम आएगा। आप उसके प्रत्येक संकेत को समझ सकेंगे तथा उसके व स्वयं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। शारीरिक भाषा के साथ साथ उपर्युक्त सिद्धांतों पर अमल करना भी लाभकर होगा। यदि आपने 2 या 3 सिद्धांतों में भी संपूर्णता प्राप्त कर ली तो सामान्य रूप से समृद्धि प्राप्त करने के लिए यही पर्याप्त है। व्यक्तियों, परिवारों और राष्ट्रों का विकास और समृद्धि उनकी नैतिक शक्ति और ज्ञान के उत्कर्ष से ही होती है तथा नैतिक पतन के कारण ही उसका पराभव होता है एवं असफलताएं मिलती हैं। मानसिक अथवा शारीरिक चाहे जैसी संरचना हो तभी तक स्थायी रूप से खड़ी रह सकती है जब तक कि उसके रूप विधान में पुष्टता हो। उपर्युक्त सिद्धांतों की उपेक्षा से व्यक्ति की शक्तियों का विघटन और पतन होता है। इस प्रकार बिखरी हुई शक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक पुनः जिस तत्व की सहायता से संगठित किया जा सकता है वही बुद्धिमान नैतिकता की संज्ञा नैतिकता है। नैतिकता अजेय है। जो व्यक्ति उसके आधार पर खड़ा है वह मानो एक मजबूत चट्टान पर खड़ा होता है, इसलिए उसकी पराजय असंभव है और विजय निश्चित है। ऐसे व्यक्तियों को परीक्षाओं से गुजरना होता है। ये परीक्षाएं बड़ी से बड़ी हो सकती हैं क्योंकि बिना संघर्ष के विजय प्राप्त नहीं होती। संघर्ष से नैतिक शक्तियों में परिपूर्णता आती है। स्थायी सिद्धांतों का यही स्वाभाविक रूप है। प्रायः नैतिक शक्ति में ही सब प्रकार की सफलताओं का निवास है और सभी प्रकार की समृद्धियों में भी यही चिरस्थायी तथ्य है। लेकिन सफलताओं की अनेक कोटियां हैं और कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि एक दिशा में व्यक्ति को असफलता प्राप्त हो ताकि वह स्वयं को महानता और अधिक चिरस्थायी सफलता की प्राप्ति में संलग्न कर सके। उदाहरण के लिए एक साहित्यिक कलाकार या आध्यात्मिक व्यक्ति द्रव्योपार्जन के उद्देश्य से कार्य का आरंभ करता है। बहुधा यह हो सकता है कि उसे अपने उद्देश्य में असफलता प्राप्त हो, किंतु इससे उसकी प्रतिभा में निखार अवश्य आ जाता है और वह सफलता के उस गरिमायुक्त रूप को प्राप्त करता है जहां उसकी प्रतिभा की वास्तविक शक्ति सन्निहित होती है। तीसरा नियम, यदि आप किसी कार्य से किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो मन में यह सकारात्मक सोच लेकर जाएंगे कि जिस कार्य से जा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, किंतु यदि आपकी सोच नकारात्मक होगी तो कभी सफलता प्राप्त न कर पाएंगे। आप चाहे जितना देह परीक्षण कर लें, कितने ही संकेतों और मुद्राओं को समझ लें, यदि आप में विश्वास की कमी है तो अपने उद्देश्य को कभी पूरा न कर पाएंगे। आपको शरीर की भाषा समझने से पहले अपने में विश्वास लाना होगा। कभी किसी व्यक्ति ने कोई भी बड़ा कार्य आशंका या दुविधा की दशा में नहीं किया। यदि आपका विश्वास ही दृढ़ नहीं है तो सारे प्रयत्न ही व्यर्थ सिद्ध होंगे। हर सफलता के लिए इस विश्वास का होना आवश्यक है कि मैं अमुक कार्य को पूरा कर सकता हूँ। विश्वास ही हमें वह मार्ग दिखलाता है जिस पर चलकर हम हर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास ही वो शक्ति है जो हमारी आंतरिक संभावनाओं का परीक्षण कर सकती है। हमारा विश्वास ही हमें उच्च कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हमें अपने ऊपर विश्वास है तो हमें बड़े बड़े कार्य करने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे अपेक्षाकृत उस दशा में जबकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। दृढ़ विश्वास तथा दृढ़ संकल्प के मार्ग में कोई चीज बाधक नहीं बन सकती। जो व्यक्ति कर्मभूमि में पदार्पण करके सफल होने की इच्छा करे उसे अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि सफल हो जाऊं, किंतु मुझे विश्वास नहीं कि जो कार्य मैं करना चाहता हूं वस्तुतः उसे करने का पात्र हूं भी या नहीं। मेरे कार्य में, मेरे व्यवसाय में लोगों की इतनी भीड़ है, इस मैदान में अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको समुचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने भूल की है। अस्तु मैं यथाशक्ति सबसे अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। संभव है कहीं न कहीं मेरा काम बन जाए। जो व्यक्ति ऐसी बातें सोचता है, ऐसे विचार रखता है,
और ऐसे कार्य करता है वह निश्चय ही फिसल जाएगा, नौकरी से हाथ धो बैठेगा और उसका कार्य व्यापार नष्ट हो जाएगा। यदि आल्प्स पर्वत श्रृंखला नेपोलियन को भी उतनी ही भयंकर प्रतीत होती जितनी कि उसके परामर्शदाताओं तथा अन्य लोगों को दिखाई देती थी, तो कभी भी उसको कड़कड़ाती ठंड में पार न कर पाता। वह जो व्यक्ति हर समय अपने आदर्श को सामने रखता है, जो बाधाओं और कठिनाइयों की चिंता नहीं करता, जिसे अपनी सफलता का पूर्ण विश्वास होता है, अंततः सफलता प्राप्त करता है। चौथा नियम, दूसरों को सम्मान देने की कला सीखने के लिए आपको लोगों को सुनने की कला सीखनी चाहिए। आप अपने ग्राहकों, अपने एजेंटों और अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को खुलकर बोलने दीजिए, उनसे प्रश्न करिए। उन सभी के पास कहने के लिए कुछ न कुछ होता है और वे पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। वह उनकी शिक्षा, व्यवसाय, घर परिवार, प्रिय संबंधी, ध्यान या उनके व्यक्तित्व की विशेषता से जुड़ी बातें हो सकती हैं। किसी की उपेक्षा मत करिए। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ प्रतिभा है। जब हम अपने बारे में स्वयं बात करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता नहीं रहती, किंतु जब दूसरे हमारे बारे में बात करते हैं तो हमारा महत्व बढ़ जाता है। यह ऐसे ही है जैसे आप अकेले कभी उन्नति नहीं कर सकते जब तक कि किसी दूसरे का सहयोग न मिले। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। आप पिक्चर देखने जाते समय किसी अपरिचित से पूछ सकते हैं, क्या पिक्चर अच्छी थी? कभी कभी आप सड़क पर किसी व्यक्ति को रोककर पूछते हैं कि यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है। सूचना देने वाला यह अपरिचित कौन है? आप कैसे जानते हैं कि खाने और पिक्चर देखने के संबंध में आपका और अपरिचित का टेस्ट एक है? दूसरे की बात पर आप इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि आप किसी सीमा तक श्योर रहते हैं कि यह अपरिचित न तो पिक्चर का निर्माता है और न ही आसपास इसका कोई रेस्टोरेंट है। जितनी देर हम उससे संपर्क बनाते हैं, उतने समय में हमें उसके शरीर की सांकेतिक भाषा पढ़ने का अवसर मिलता है। यह भाषा समझने और उसमें उन्नति करने का एक उपाय है। पांचवा नियम, यदि आपका मन दुखी है, यदि आपने रोनी सूरत बना रखी है, यदि आपकी प्रेमिका आपसे रूठकर चली गई है, यदि आपका प्रिय मित्र आपसे बिछुड़ गया है और यदि आपकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो इन सब की परछाइयां आपके चेहरे पर दिखाई देंगी। यदि आप मुंह से कुछ न बोलेंगे तो भी सामने वाला सब समझ जाएगा। ऐसी लेकर यदि आप कार्यवश किसी के पास जाएंगे तो वह आपसे बात करना मंजूर नहीं करेगा। यह भी हो सकता है कि वह आपसे घृणा करने लगे। आपका चेहरा भावरहित होना चाहिए तथा होठों पर एक व्यावसायिक मुस्कुराहट भी दिखाई देनी चाहिए। यह एक व्यावसायिक नियम है। स्वभाव तथा गुण अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। कभी कभी एक दुखी, सड़ियल और कुस्वभावी व्यक्ति की उपस्थिति से घर बार दुखी और कुस्वभावी हो जाता है। ब्राउनिंग का कथन है कि वह प्रायः अपने एक मित्र से मिलने जाया करता था, किंतु हर बार उदास होकर लौटता था क्योंकि उसका मित्र निराशावादी, सनकी तथा उदास रहता था। उसकी स्थिति वृक्ष की उस कोमल शाखा के समान थी जो तनिक हवा चलने पर झुक जाती है। उस व्यक्ति को इतनी कठिनाइयों तथा कष्टों में से गुजरना पड़ा था कि उसमें एक छोटी सी कठिनाई का सामना करने की भी सामर्थ्य नहीं बची थी। वह इतना हतोत्साहित हो चुका था, उसकी हिम्मत इतनी टूट चुकी थी कि जीवन के उज्ज्वल और आशावादी पहलू को देख ही नहीं सकता था। हर घटना तथा हर दुर्घटना उसके स्वभाव के प्रतिकूल पड़ती थी। एक प्रसिद्ध कवि का कहना है कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। परिस्थितियों को हम जिस दृष्टि से देखेंगे उसी ढर्रे पर हमारा जीवन चल पड़ेगा। तात्पर्य यह कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही स्वयं को अनुभव करेंगे। हमारे मन में जो होता है उसका हमारे विचारों, अनुभूति और भावनाओं पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं
जो दवाइयों का प्रयोग अपने रोगियों पर बहुत कम करते हैं, फिर भी वे सफल माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनका स्वभाव बड़ा हंसमुख होता है। वे विनम्र होते हैं और उनका मुख सदैव हर्ष से खिला रहता है। वे जानते हैं कि रोगी को औषधि की अपेक्षा आशा तथा प्रोत्साहन की अधिक आवश्यकता है, इसलिए वह रोगी को यथासंभव सांत्वना देते और उसे आशा बंधाते हैं। जब आप किसी से कार्यवश मिलें, तो आपका स्वभाव भी उन डॉक्टरों जैसा होना चाहिए, जिससे वे आपकी बातों को सुने ही नहीं, बल्कि समझे भी, और यदि कुछ बेचने गए हैं, तो कुछ खरीदे भी। आप अपने शारीरिक अंगों के संकेत उसके सामने प्रकट मत होने दें, बल्कि सामने वाले की शारीरिक भाषा को पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपको पता चल सके कि उसके मन में क्या है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अपना आचरण प्रकट करता है। व्यक्ति जो कुछ होता है, उसके चेहरे पर प्रकट हो जाता है, अर्थात जो कुछ उसके अंदर होता है, वही बाहर आता है। यदि उसके अंदर द्वेष, वैर, शत्रुता और घृणा का विष भरा हुआ है, तो यह उसकी जुबान तथा उसके चरित्र से प्रकट हो जाएगा। यदि उसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्रेम और भलाई की भावनाएं विद्यमान हैं, तो उसके कर्म तथा उसके वचन इन्हीं विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक स्वार्थी मनुष्य की कृपणता तथा अधमता का दूसरा व्यक्ति शीघ्र अनुमान लगा लेता है। जब कोई स्वार्थी या कमीना व्यक्ति हमारे पास आता है, हमसे हाथ मिलाता है, तो हमें उसकी नीचता और स्वार्थ का पता शीघ्र चल जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविकता को चाहे जितना छिपाने की कोशिश करे, छिपा नहीं सकता। हमारे मन की बात समय पड़ने पर हमारे शरीर की मुद्रा एवं हाव भाव प्रकट कर ही देते हैं। छठा नियम, एक वक्ता की वाणी से उसकी विद्वता, आचरण से उसकी संस्कारिता, व्यवहार से उसका स्वभाव, खानपान से धार्मिक विवेक और संगति से उसके गुणदोषों का पता सहज ही चल जाता है। विद्वान वक्ता वही होता है जो कभी हीन और कटु भाषा का प्रयोग न करे। वह श्रोताओं के अनुसार अपनी बात को इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि सभा में कोई अनावश्यक विवाद खड़ा नहीं होता तथा जो कुछ वह कहता है उस पर वह स्वयं भी आचरण करता है। उसकी वाणी को सुनकर श्रोताओं का हित होता है तथा उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। मधुर और कर्णप्रिय वाणी बिगड़े काम भी आसानी से बना देती है। वाणी और व्यवहार की चतुराई से बड़ी बड़ी समस्याएं, जटिल गुत्थियां देखते ही देखते सुलझा ली जाती हैं, जबकि बेढंगी बातचीत और कर्कश वाणी से समस्याएं और ज्यादा उलझ जाती हैं और कई बार बना बनाया काम बिगड़ जाता है। इसलिए वाणी को मधुर ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उस पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। एक बड़े नेटवर्क वाली कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्केटिंग के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया। उन दोनों को 2 विभिन्न शहरों में रवाना करते हुए कहा कि जो जितना अधिक बिजनेस करेगा, उसे उतना ही अधिक बोनस दिया जाएगा। एक व्यक्ति 1 सप्ताह बाद लौटा। उसने 3.5 लाख का बिजनेस किया। दूसरा 2 सप्ताह बाद लौटा और वह सिर्फ 40,000 के प्रोडक्ट बेच पाया। इतना भारी अंतर हुआ केवल वाणी के कारण। पहले वाले ने वाणी का प्रयोग किया और लोगों को प्रभावित कर उनके दिलों को जीत लिया, जबकि दूसरे ने कर्कश वाणी और अक्खड़पन का प्रयोग किया और कुछ न कर पाया। मधुर इसी बात से पता चलता है कि हमारे जीवन में वाणी का कितना महत्व है। बातचीत करना भी एक कला है। प्रत्येक व्यक्ति को यह कला सीखनी चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में वाणी के साथ साथ बातचीत करने का ढंग भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दिन भर में न जाने हमें कितनी बार बातचीत करनी पड़ती है। ध्यान रखिए, बात किसी भी सिलसिले में क्यों न की जा रही हो, वही उचित है जो दूसरे के कानों को सुहानी लगे। बातें करते समय सदा मधुर स्वर का प्रयोग किया जाना चाहिए। कभी कभी कड़वी बात की काट भी मधुर स्वर से हो जाती है। आप किसी भी व्यवसाय में क्यों न हो, सदा अपने स्वर में मधुरता लाने का उपक्रम करिए। इसके कितने लाभ हो सकते हैं,
आप कल्पना भी न कर सकेंगे। यह एक गंभीर प्रश्न है कि अधिकतर लोग बातचीत में असफल क्यों रहते हैं। वे कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, किसी नौकरी के उम्मीदवार बनकर जाते हैं, इंटरव्यू के समय उनसे कुछ पूछा जाता है तो एक बार शुरू हुए नहीं कि अपनी अपनी गाने लग जाते हैं। दूसरे की सुनने की तरफ ध्यान नहीं देते। ये जब बोलना शुरू करते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातों पर कम ध्यान देने लगते हैं। उनकी असफलता का यही कारण बन जाता है। हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें। यदि आप उनकी बात से सहमत न हो पा रहे हैं तो भी उन्हें इतना समय तो देना ही चाहिए कि वे अपनी बात पूरी कर सकें। यदि आप किसी कार्यवश आए हैं या आपने किसी को अपने पास बुलाया है, तब भी बीच में कभी बाधा न डालें, बल्कि इसके विपरीत इनके मनोभावों और विचारों का भी विशेष ध्यान रखें। उनकी शारीरिक भाषा पढ़ने की कोशिश करें। यदि वह कोई अच्छी बात कह जाएं, तो उनकी प्रशंसा भी करें। बातचीत में सफल होने के लिए कभी छोटी छोटी बातों पर विवाद नहीं करना चाहिए और साथ ही स्वयं को दूसरे से अधिक विद्वान जताने का प्रयत्न तो कदापि न करना चाहिए। जो आपसे बातचीत करता हो, उसके स्वभाव तथा ज्ञान के अनुसार ही आपको कम या अधिक गंभीर बातें करनी चाहिए। यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है और ज्यादा बोलना नहीं चाहता तो उत्तर देने के लिए उसे विवश नहीं करना चाहिए। आपको बड़ी शांति और नम्रता के साथ लोगों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। सदा अपने बारे में ही बात करना और अपना उदाहरण देना उचित नहीं है। इस दोष से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सदा अपना ही उदाहरण पेश करने वाले व्यक्ति की बातों से बढ़कर उकताने वाला अन्य कोई विषय नहीं है। व्यवसाय आदि में कोई भी बात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए, साथ ही अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के सामने अपने को अधिक बुद्धिमान प्रकट करने की प्रवृत्ति से भी आपको बचना चाहिए। कठिन या समझ में न आने वाले उदाहरणों का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां तक हो सके इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि दिए जाने वाले उदाहरण विषय के अनुकूल, छोटे और सरल हों। यदि आपकी राय असंगत न हो तो उसे किसी के सामने प्रकट करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही दूसरे की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें कभी अन्यमनस्क भाव से नहीं सुनना चाहिए। एक विशेष बात यह है कि बातचीत में अपने को प्रमुख व्यक्ति जताने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए और न ही कोई तर्क मन में आने पर उसको तुरंत ही कह डालना चाहिए। यदि आप एक ही विषय पर रुचि के अनुसार बहुधा तथा बहुत देर तक बोलते रहेंगे तो यह निश्चित है कि हम सुनने वालों को उबाने के साथ ही असंतुष्ट भी कर देंगे। आपकी बात चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हो, यह जरूरी नहीं है कि वह सामने वाले को पसंद आ ही जाए। आप जिससे बातचीत कर रहे हैं, उसकी रुचि, उसके व्यापार, उसके विचार और उसकी शारीरिक भाषा और शरीर के प्रकट हो रहे संकेतों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसे मत भूलिए कि प्रत्येक बात कहने का कोई समय होता है। यदि आप किसी के वैवाहिक समारोह पर किसी की मृत्यु की बात कहने लगें, तो उसे यह अच्छा नहीं लगेगा। आठ जैसा समय हो वैसी ही बातचीत करनी चाहिए। स्थान, समय तथा स्वभाव पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। जिस प्रकार बोलने का एक ढंग है, उसी प्रकार समयानुसार चुप हो जाना भी एक कला है। चुप होकर आप स्वीकार या अस्वीकार, आदर या अनादर के भावों को प्रकट करते हैं। यह केवल नियम ही नहीं, आपके लिए एक सुरक्षित मार्ग भी है कि आप बातचीत में दूसरे की बातों को अधिक ध्यान से सुनें, कम बोलें और कभी कोई ऐसी बात मुख से न निकालें कि दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचे और बाद में आपको भी पछताना पड़े। जिस व्यक्ति को शारीरिक भाषा का ज्ञान होता है, जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, वह दूसरे के मनोभावों को शीघ्र समझ लेता है और चुप रहता है, कम बोलता है और हमेशा सही कहता है। 7वां नियम, जो व्यक्ति उदास या निराश हो
रोनी सूरत बनाए रहता हो, उसमें कोई रुचि नहीं लेता। कोई व्यक्ति उसके मनोभावों को पढ़ना तो क्या उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करेगा। इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं कि कुछ न बन पड़े तो होठों पर जबरन व्यावसायिक मुस्कान तो ला ही सकते हैं। इससे लोग आपसे घृणा नहीं बल्कि आप में रुचि लेंगे। व्यक्ति चाहे जिस क्षेत्र से संबंध रखता हो, चाहे जिस कार्य को करता हो, कार्यवश ही किसी से मिलता हो, यदि उसके चेहरे पर उदासीनता नहीं है बल्कि आशा, विश्वास और मुस्कान है, तो लोग उसकी ओर देखना पसंद करेंगे, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिन लोगों के चेहरों पर हर्ष है, होठों पर मुस्कान है, हम उन्हें पसंद करते हैं। उन्हें देखकर हमारे विचार और मनोभावों में ताजगी आ जाती है। स्वभावतः और स्वयमेव हमारा झुकाव उस ओर मुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूरजमुखी का पुष्प उसी ओर मुड़ जाता है जिस ओर सूर्य होता है। इसके विपरीत उन लोगों की सूरत देखकर ही हमारा मन खराब हो जाता है, जिन पर सदा दुख और चिंता के बादल छाए रहते हैं, जिनके चेहरे पलक झपकते ही क्रोध से तमतमा उठते हैं। आत्म प्रसन्न चित्त रहना और सुख का अनुभव करना ही एक वरदान है। अपनी दुनिया हम खुद बनाते हैं। अपने आसपास का वातावरण हमारा अपना बनाया हुआ होता है। निराशावादी विचार वाले व्यक्तियों को हर जगह अंधकार, निराशा, संकट तथा दुखों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी बातें प्रभावहीन तथा उनका मन निर्जीव होता है। किंतु जो व्यक्ति आशावादी होते हैं, उन्हें प्रत्येक स्थान पर सुंदरता दिखाई देती है। जो प्रकृति तथा ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं को उनके यथार्थ रंग में देखते हैं, उन्हें मनोहर तथा आकर्षक मुखाकृति दिखाई देती है, जो सर्वथा प्रकृति ने प्रदान की है। हर्ष एवं उल्लासपूर्ण व्यक्ति की हर जगह प्रतीक्षा की जाती है। वे जहां कहीं जाएं, घर में हो या बाहर, दफ्तर में हो या दुकान पर, प्रसन्नता और मुस्कुराहट उनके साथ साथ चलती है। हर कोई उनके साथ कृपालुता तथा नम्रता से व्यवहार करता है। प्रत्येक व्यक्ति उनसे मिलकर प्रसन्न होता है तथा उनसे बात करके, उनकी सहायता करके मन को संतुष्टि का अनुभव करता है। यह भी शरीर की एक भाषा है जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। 8वां नियम। प्रायः यह कहा जाता है कि कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए, किंतु किसी को आपसे शिकायत तो हो सकती है। अब आप उसे ऐसा करने से रोक तो नहीं सकते। वह किसी भी वजह से आपसे नाराज हो सकता है। हो सकता है इससे आपको कोई लाभ पहुंचने वाला हो, इसलिए उसे अपनी शिकायत, अपना क्रोध प्रकट करने का अवसर दीजिए, उसकी सहायता करिए तथा उसे दिल की बात कह लेने दीजिए। उसकी प्रत्येक बात को आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें। उसे छेड़ने, टोकने या उसकी गलती बताने की कोशिश भी मत करें। हर बात पर उसके चेहरे पर उभरने वाले भावों को पढ़ें। उसके शरीर की हर प्रतिक्रिया का अध्ययन करें। कब और कौन सी बात पर उसका शरीर कैसी मुद्रा में आता है, इसका गहराई से आकलन करें। दूसरे के शरीर की भाषा को सीखने और उसी अनुसार अपनी भाषा बदलने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। व्यापार व्यवसाय में ही नहीं, बल्कि दुकानदारी और नौकरी में भी यह भाषा बहुत काम आती है।